आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक बड़े अनावेशित धातु के गोले के अंदर एक गोली छेद के केंद्र पर धनात्मक Q आवेश वाला एक छोटा गोला रखा जाता है। ठीक है, एक अनावेशित धातु का गोला है, ठीक है, खोखला गोला है वो, और उसके अंदर एक गोली छेद के केंद्र पर प्लस Q आवेश का एक छोटा गोला यहाँ पर रखा गया है, वो जो हमें दिखा रहा है। अब इस तरह चित्र से जो हम देख रहे हैं, तो इस प्रकार से गॉस के नियम का इस्तेमाल करते हुए हमें बिंदु P1 तथा P2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम देखें तो चित्र को पहले हम समझ लेते हैं कि एक धातु है। धातु के लिए अगर हम ये देख रहे हैं कि देखिए एक खोखला यहाँ पर धातु होता है, अनावेशित धातु का एक गोला है, उसके अंदर एक गोली छेद के केंद्र पर धन Q आवेश वाला एक छोटा गोला रखा गया है। ठीक है, तो ये छोटा गोला यहाँ पर रखा गया है और ये मुक्त आकाश की स्थिति को बता रहा है और जबकि धातु की स्थिति को बता रहा है। मुक्त आकाश में उस छोटे गोले के एक नियत दूरी पर R1 दूरी पर यहाँ पर P1 बिंदु है और इसे अगर हम बोल दे तो R2 दूरी कह देंगे। ठीक है, ये जो दूरी है यहाँ पर हम उसे R2 दूरी कह देंगे और R2 दूरी पर स्थित बिंदु P2 पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। सबसे पहले हमें बिंदु P1 पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो हम इसके लिए क्या किए, देखिए इसके लिए हमें गॉस के पृष्ठ की संकल्पना करनी होगी। गॉस का पृष्ठ हम या गॉसी पृष्ठ हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो अब उसके लिए देख रहे हैं कि धातु है, धातु के अंदर मुक्त आकाश में खोखला हिस्सा जिसके अंदर एक छोटा गोला रखा हुआ है जिस पर धनात्मक Q आवेश यहाँ पर है और उससे R1 दूरी पर P1 जो बिंदु है वहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को P1 बिंदु पर अगर हम देख रहे हैं तो उसे E1 के रूप में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ये E1 के रूप में अगर प्रस्तुत होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो हम इसे देखेंगे। देखिए R1 दूरी यहाँ पर जो है, R1 जो त्रिज्या है, ठीक है, R1 त्रिज्या के और केंद्र O के, R1 त्रिज्या केंद्र O के संगत यहाँ पर जो गोला बनेगा। ठीक है, अब उस गोले का जो पृष्ठ होगा, गोला बनेगा और गोले का जो यहाँ पर पृष्ठ है वो यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा या उसे हम बोलेंगे गॉसीय पृष्ठ। ठीक, गॉसीय पृष्ठ है तो हम समझ लिए कि गॉसीय पृष्ठ के अंदर आवेश का परिमाण कितना प्लस Q है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम E1 का मान निकालना चाहें तो वो क्या होगा, पहले हम देख लेते हैं उससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा। पहले हम लिखे कि उस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध, हमने क्या बात करी है, फ्लक्स की, तो यहाँ पर फ्लक्स का मान किससे प्रस्तुत होगा, फ्लक्स को हम फाई से प्रस्तुत कर, सी से हम प्रस्तुत करेंगे। फाई सी है, इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उस बिंदु पर E1 के रूप में और जो उसका क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई, यहाँ पर R1 हमने ले लिया, R1 का स्क्वायर कर दिया। अगर अभी हमने यहाँ पर एजम्पशन करा था कि गॉसियन पृष्ठ हमारे पास था, गॉसियन पृष्ठ संबद्ध फ्लक्स का मान हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम उपयोग करेंगे कि गॉस के नियम से, तो यहाँ पर देखिए गॉस के नियम से किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर हमने फाई सी से प्रस्तुत कर रखा है तो उसका मान कितना होगा, टोटल आवेश कितना है उसके अंदर प्लस Q आवेश है और एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर फाई सी का मान यहाँ पर मान होना चाहिए बराबर, तो फाई सी का मान हम दोनों पक्षों में बराबर करें तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा E1 4 पाई स्मॉल R1 स्क्वायर के रूप में और यहाँ पर बनता है धन Q बटे एप्सिलॉन नॉट के रूप में। हमें मान किसका निकालना है, हमें E1 का मान निकालना है। E1 का मान हम निकालें तो वो होगा कितना, वो होगा प्लस Q बटे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R1 स्क्वायर के रूप में। ठीक है, और ये E1 के मान को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब हमें बिंदु P1 पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण मिल गया। इसी तरह हमें बिंदु P2 पर निकली, हमें P2 के लिए निकालना होगा, तो P2 के लिए हम क्या करें, P2 के लिए जो उसकी दूरी है केंद्र से, उसकी दूरी केंद्र अगर O से हम प्रस्तुत कर रहे हैं उससे दूरी R2 होगी, तो R2 दूरी से संबद्ध एक हम क्या लेंगे, गॉसियन पृष्ठ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर P2 से संबंधित अगर हम ले रहे हैं तो वो होगा R2 केंद्र से R2 दूरी की त्रिज्या पर बना यहाँ पर गोला, और गोले का जो पृष्ठ होगा, गोला और गोले का जो यहाँ पर पृष्ठ होगा वो गॉसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, इसे हम बोल देंगे गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसके मान को लिखें तो वो क्या होगा, देखिए गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर बनता है फाई सी डैश के रूप में। फाई सी डैश के रूप में अगर इसके मान को लिखे तो वो हमारे पास बनता है E2 और यहाँ पर बनता है 4 पाई, R का मान है R2 का बनता है स्क्वायर। पृष्ठ से संबद्ध किसका मान हुआ, फ्लक्स का मान हुआ वहां पर। और इसी तरह से गॉस के नियम से फिर से हम देखें, गॉस नियम से
तो गॉस के नियम के अनुसार जो फाई सी डैश का जो मान होगा वो कितना होगा, उस पर आवेश का परिमाण। देखिए आवेश का परिमाण पहले हमने देखा कि धनात्मक आवेश मूल बिंदु पर था। अब यहाँ पर मान लीजिए आवेश का परिमाण कितना होगा, आवेश का परिमाण कुछ होगा तो उसे हम क्यू डैश के रूप में प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, तो उसका मान कितना होगा, यहाँ पर जो आवेश कुल आवेश का परिमाण बचेगा, देखिए कुल आवेश जो बचेगा उसे हम क्यू डैश के रूप में प्रस्तुत करेंगे और यहाँ पर मान होगा एप्सिलॉन नॉट का। और क्यू डैश हमारे पास क्या होगा, क्यू पूरे आवेश में हमने कोई एक आवेश का मान स्मॉल क्यू आवेश को मान हटा दिया। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट के रूप में व्यक्त होता है, ये हमें मिला। अब दूसरी कंडीशन में फाई सी डैश के मान को अगर हम देखें तो वो किसके बराबर है, ये बराबर है E2 4 पाई यहाँ पर R2 स्क्वायर के रूप में, और मान कितना बनेगा क्यू ऋण स्मॉल क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के रूप में। देखिए इसे हम स्मॉल क्यू के मान को कैसे समझें, देखिए होता क्या है, धन क्यू आवेश इसके केंद्र पर उपस्थित होता है। धन क्यू आवेश अगर केंद्र पर होगा तो केंद्र के बाहर यहाँ पर इसके पृष्ठ पर धनात्मक आवेश वितरित हो जाएगा। ठीक है, इसी परिमाण का। लेकिन अगर हम देखें तो खोखले भाग के लिए आंतरिक जो खोखला भाग होगा, मतलब ये जो बाहरी पृष्ठ का अंदर का भाग होगा उसमें ऋणात्मक आवेश जो है उसी परिमाण का, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो प्रेरित हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो क्यू डैश का मान देख रहे हैं वो क्यू डैश का मान किसके बराबर होगा, वो क्यू के ही मान के बराबर होगा, लेकिन उसकी जो प्रकृति होगी वो ऋणात्मक प्रकृति की होगी। ठीक है, स्पीच पे अगर हम मान को देखें क्यू ऋण, यहाँ पर भी मान क्यू का ही बनेगा और ये बनता है एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर मान बनता है 0 का। तो E2 का मान यहाँ पर हमारे पास 4 पाई R2 स्क्वायर के रूप में है, तो ये बराबर हो जाता है 0। तो इस तरह से E2 का मान अगर हम देखें तो वो कितना आएगा, E2 का मान हमारे पास आता है 0 इस तरह से। ठीक है, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि दूसरे बिंदु पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण चाहिए, तो वो भी हमारे लिए कितना आता है, वो हमारे लिए 0 आएगा। और पहले के लिए उसका मान हमारे पास कितना बना, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R1 स्क्वायर के रूप में। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।